पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद से ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। बड़ा सवाल यह कि इतना बड़ा घोटाला हुआ और इसकी भनक ममता बनर्जी को नहीं लगी हो, ऐसा मानना काफी मुश्किल है। इसी सवाल पर विपक्ष तो ममता बनर्जी को घेर ही रहा है, लेकिन अब तक उनका साथ देने वाले अमर्त्य सेन को बंग विभूषण सम्मान देने वाली थी। लेकिन पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद अमर्त्य सेन ने इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया है। उनके परिवार का कहना है कि उन्होंने सरकार को जुलाई के पहले सप्ताह में सूचित किया था कि पुरस्कार वितरण समारोह के समय वह भारत में नहीं होंगे। यह पुरस्कार कोलकाता में प्रदान किए जाने हैं। उनकी बेटी अंतरा देव सेन का कहना है कि अमर्त्य सेन को कई पुरस्कार मिल चुके हैं और वह चाहते हैं कि बंग विभूषण सम्मान किसी दूसरे शख्स को दे दिया जाए। हालांकि अमर्त्य सेन ने विदेश में होने का हवाला देकर पुरस्कार लेने से इनकार किया। लेकिन माना जा रहा है कि भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी की अरेस्ट के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। इसी वजह से वो ममता बनर्जी से दूरी बना रहे हैं। भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा और दूसरे कई दल ममता सरकार पर तीखा निशाना साध रहे हैं। उनका आरोप है कि यह सारा गोरख धंधा ममता की निगरानी में ही किया गया। पार्थ को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उनकी नजदीकी रही अर्पिता मुखर्जी के घर से एजेंसी के 20 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली। उसके बाद माकपा नेता सुजान चक्रवर्ती ने स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर सेन और अन्य सभी प्रतिष्ठित हस्तियों से ममता बनर्जी सरकार से कोई पुरस्कार स्वीकार न करने की सार्वजनिक अपील की थी। भाजपा के साथ माकपा का आरोप है कि पार्थ ममता बनर्जी के बेहद करीबी थे। फिलहाल वो ममता सरकार में उद्योग और संसदीय मामलों के विभाग को संभाल रहे हैं। लेकिन पार्थ 2014 से 2021 तक शिक्षा मंत्री थे। उनके शिक्षा मंत्री रहने के दौरान शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितताएं हुई। विपक्ष का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि पार्थ के घोटाले की जानकारी ममता को न हो। माना जा रहा है कि अमर्त्य सेन भी इसी वजह से पुरस्कार लेने से किनारा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करना गलत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद से ममता बनर्जी की सरकार में हड़कंप मचा है। हालांकि ममता बनर्जी खुलकर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से पार्थ चटर्जी को बचाने में जुटी हैं। वजह यह कि अगर पार्थ लंबा न पे तो फिर बहुत सारे लोगों की पोल पट्टी खुल जाएगी और इसका सीधा नुकसान टीएमसी की सरकार को उठाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने मुकुल रॉय एक बार फिर से ममता बनर्जी से नाराज हो गए हैं। माना जा रहा है कि मुकुल रॉय एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। वजह यह कि भाजपा छोड़कर मुकुल रॉय टीएमसी में शामिल तो हो गए और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन पार्टी में उनकी पहले वाली पूछ नहीं रही। इसी वजह से पहले उन्होंने लोक लेखा समिति से अपना त्यागपत्र दे दिया। तब कहा यह गया कि यह फैसला उन्होंने भाजपा के दबाव में लिया क्योंकि उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ने के बाद विधायकी नहीं छोड़ी। इसलिए भाजपा उनकी नियुक्ति को अवैध बता रही थी, लेकिन असल में मामला कुछ और है। जांच एजेंसियों की सक्रियता की वजह से टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं में खलबली है। मुकुल रॉय का नाम नारदा शारदा घोटाले में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की बड़ी जीत के बाद मुकुल रॉय भाजपा में अलग थलग पड़ने लगे थे। ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का कद भाजपा में बढ़ने लगा। 2 दशक टीएमसी में बिताने के बाद जब 2017 में मुकुल रॉय भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में उसे बड़ी सफलता दिलाई। पार्टी को राज्य में 18 लोकसभा सीटें मिली और इसका क्रेडिट मुकुल रॉय को दिया गया। 2020 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, लेकिन 2021 में विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनकी पूछ घट गई। भाजपा में आने से पहले मुकुल रॉय ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में एक रहे थे। दोनों तब से साथ रहे थे जब वे यूथ कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। ममता बनर्जी ने 1998 में टीएमसी बनाई तो पर्दे के पीछे से मुकुल रॉय उन्हें पूरा समर्थन देते रहे। कांग्रेस के कई लोगों को टीएमसी में लाने का श्रेय उन्हें मिला। जब ममता बनर्जी ने बंगाल में कमान संभाली तो मुकुल रॉय को उन्होंने पार्टी के चेहरे के रूप में दिल्ली भेजा। 2006 में वह पार्टी के महासचिव बने। उसी साल वह राज्यसभा सांसद बने। टीएमसी जब यूपीए सरकार में शामिल हुई तो मुकुल रॉय सरकार में कई मंत्रालयों को संभालते रहे। 2015 में ममता बनर्जी तथा मुकुल रॉय के बीच पहली बार विवाद सामने आया। शारदा घोटाला और नारदा स्टिंग में उनका नाम उछला था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। नाराज मुकुल रॉय भाजपा के संपर्क में आए। भाजपा को राज्य में अपने पैर मजबूत करने के लिए ऐसे ही किसी सहयोगी की जरूरत थी।
2017 में वो औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग ने जैसे ही उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट से शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के दावे के पक्ष में दस्तावेज मांगे, उद्धव ठाकरे की हालत पतली हो गई। वजह यह कि एकनाथ शिंदे गुट की दावेदारी में काफी दम है। 40 विधायक, 12 सांसद, कई एमएलसी और सैकड़ों पार्षद और कई पार्टी पदाधिकारी उनके साथ हैं। उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर जाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इसी वजह से उद्धव ठाकरे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचे हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए जब तक अयोग्यता का मामला सुलझ नहीं जाए। दिलचस्प यह है कि चुनाव आयोग के पास सबसे पहले उद्धव ठाकरे गुट ही यह कहते हुए पहुंचा था कि अगर एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना पर कोई दावा करे तो कोई फैसला करने से पहले उन्हें सूचित किया जाए। इसके बाद एकनाथ शिंदे गुट ने भी चुनाव आयोग पहुंचकर शिवसेना पर अपनी दावेदारी जता दी। चुनाव आयोग ने दोनों की चिट्ठी एक दूसरे को भेजकर अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज 8 अगस्त तक जमा करने का आदेश दिया। अब उद्धव ठाकरे यह चाहते हैं कि चुनाव आयोग आगे कोई कार्रवाई न करे। ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं हो जाता, चुनाव आयोग को तब तक अपनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से पहले राज्य में असली शिवसेना को लेकर लड़ाई चुनाव आयोग के पास पहुंचा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुट को शिवसेना में बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश करने के लिए कहा था। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट को 8 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक जवाब देने का वक्त दिया है। इसके बाद आयोग शिवसेना पर अपना दावा जता रहे दोनों गुटों और विवादित मसलों को लेकर विचार करेगा। शिवसेना नाम को 9 अक्टूबर 1989 को रजिस्टर किया गया था। इस नाम का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर है। महाराष्ट्र के शिंदे गुट के सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गुट को असली शिवसेना बताया। उन्होंने चुनाव आयोग को यह भी बताया कि उनके समर्थन में 55 से 40 विधायक, कई एमएलसी और 18 में से 12 सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। घोटालेबाज पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद उसके काले कारनामे सामने आते जा रहे हैं। चटर्जी के कारनामों से ईडी अब धीरे धीरे पर्दा उठाने लगी है। पार्थ चटर्जी के पास काली कमाई से खरीदे गए 3 लग्जरी बंगले भी हैं। इनमें से एक में उसका पालतू कुत्ता रहता है तो दूसरे में अर्पिता मुखर्जी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में ईडी को डायमंड सिटी में पार्थ के 3 और बंगले मिले हैं। ये बंगले पूरी तरह से एयर कंडीशनड हैं। इतना ही नहीं, इनमें एक लग्जरी फ्लैट ऐसा भी था जिसमें सिर्फ पार्थ चटर्जी के पालतू कुत्ते रहा करते थे। पार्थ एनिमल लवर है, इसलिए उसने एक बंगला कुत्तों के लिए समर्पित कर रखा था। ईडी अब पश्चिम बंगाल में मंत्री पार्थ चटर्जी की कुंडली खंगाल रही है। जांच में सामने आया है कि पार्थ चटर्जी के पास अकूत संपत्ति है। सूत्रों का कहना है कि पार्थ चटर्जी फ्लैट नंबर 18D, 19D और 20D के मालिक है। ये तीनों फ्लैट डायमंड सिटी में हैं। इन्हीं में से एक बंगले में अर्पिता मुखर्जी रहती थी, जिसके घर से 21 करोड़ 20 लाख रुपए नकद और लाखों के गहने मिले थे। सूत्रों की माने तो पार्थ चटर्जी के पास और भी कई फ्लैट हैं। इसके अलावा पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने बोलपुर में शांति निकेतन में संयुक्त रूप से एक अपार्टमेंट लिया था। सूत्रों का कहना है कि शांति निकेतन के 7 घर और अपार्टमेंट भी जांच के दायरे में हैं। स्कूल सेवा आयोग घोटाले में ईडी ने पार्थ चटर्जी को 26 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद पार्थ ने स्वास्थ्य बिगड़ने का हवाला दिया था। इसके बाद उसे कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से उसे कोलकाता के SKMS अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने पार्थ को जांच के लिए भुवनेश्वर भेज दिया। ईडी ने पार्थ की सहयोगी अर्पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से ईडी को 21 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई थी। अर्पिता के घर में नोट गिनने के लिए ईडी को दूसरे दिन भी 2 मशीनें मंगवानी पड़ी थी। इसके साथ ही उसके घर से 79 लाख का गोल्ड और 54 लाख की विदेशी मुद्रा भी बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को तगड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाली याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई की कोई वजह नजर नहीं आ रही।
इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़नी चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि 1993 के डेट ऑफ बर्थ पर आप कई साल तक जी रहे थे, आपको चुनाव लड़ना था, इसलिए दूसरा बनवाया होगा। हो सकता है कि महकमे के किसी अधिकारी से आपकी मिली भगत हो, वह अधिकारी भी इसमें दोषी हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ धारा 468 और 420 के तहत चार्ज तय किया गया है। इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को जेल हुई थी। पिछली सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में माना कि अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र जारी हुए थे। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि पासपोर्ट अधिकारी ने भी सर्टिफिकेट को माना है, ये फर्जीवाड़ा नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरा सर्टिफिकेट आपके एफिडेविट के आधार पर जारी हुआ है। इस पर सिब्बल ने कहा कि यह फर्जीवाड़ा नहीं है, जब हम मान रहे हैं 2 सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। इस केस में चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, चार्जशीट दाखिल हो गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से पूछा, जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसकी कॉपी कहां है? सिब्बल ने कहा कि चार्जशीट की कॉपी 1 हफ्ते में दाखिल कर दी जाएगी, ऐसे में हफ्ते भर का समय दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस ने मुद्दों पर चर्चा से ज्यादा जैसे संसद की कार्रवाई बाधित करने को ज्यादा तवज्जो दी हो। इसीलिए मानसून सत्र के 6वें दिन भी कांग्रेस ने जोरदार हंगामे का प्लान बनाया था, लेकिन उनके इस प्लान को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के 4 सांसदों को इस पूरे सत्र के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया है। लोकसभा में भारी विरोध के बाद यह कार्रवाई की गई है। निलंबित कांग्रेस सांसदों में मणिकम टैगोर, ज्योतिमणि, राम्या हरदास और टीएन प्रतापन शामिल हैं। ये सांसद महंगाई को लेकर सदन के अंदर तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले पीठासीन सभापति ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर वे विरोध करना चाहते हैं तो सदन के अंदर मर्यादा को बनाए रखें, व तख्तियों के साथ विरोध करना है तो संसद के बाहर करें। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो दोपहर 3 बजे के बाद महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सदन के अंदर किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर ने कहा, अगर आप तख्तियां दिखाना चाहते हैं तो सदन के बाहर ऐसा प्रदर्शन करें, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी दयालुता मेरी कमजोरी है। बाद में उन्होंने कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने सदन में आसन के प्राधिकारों की उपेक्षा करने के मामले में कांग्रेस सदस्यों मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, ज्योतिमणि और रम्या हरदास को संसद के मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित करने की घोषणा की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रस्ताव रखा कि इन 4 सदस्यों के सदन की गरिमा के प्रतिकूल आचरण को देखते हुए इन्हें चालू सत्र की शेष अवधि के लिए कार्रवाई से निलंबित किया जाए। इससे पहले पीठासीन सभापति अग्रवाल ने कहा कि कुछ सदस्य निरंतर तख्तियां आसन के सामने दिखा रहे हैं, जो सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस संबंध में सदस्यों को चेतावनी दी थी। अग्रवाल ने कहा कि आसन के पास इन सदस्यों के नाम लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सदस्य कृपया इस चेतावनी का ध्यान रखें और किसी तरह की तख्ती नहीं दिखाएं। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं नियम 374 के तहत हठपूर्वक और जानबूझकर लगातार सभा की कार्रवाई में बाधा डालकर अध्यक्षीय पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करने और सभा के नियमों का दुरुपयोग करने के लिए आप सभी का नाम लेता हूं। अग्रवाल ने इसके बाद कांग्रेस के 4 सदस्यों को सदन की कार्रवाई से निलंबित किए जाने की घोषणा की। गौरतलब है कि आज संसद के मानसून सत्र का 6वां दिन है। लोकसभा के एजेंडे में कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में नियम 193 के तहत खेलों की आवश्यकता और सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर चर्चा की जाएगी। 31 मार्च 2022 को यह चर्चा शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली वालों को जमकर शराब पिलाने और उससे मोटी कमाई करने के चक्कर में फंसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एलजी वीके सक्सेना ने पहले मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश कर केजरीवाल सरकार को मुश्किल में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने उन अधिकारियों के नाम पूछ डाले जिन्होंने इस कमाऊ खाऊ शराब नीति बनाई थी, और अब एलजी ने एक और जांच शुरू करवा दी है। यह शिकायत न्यायविदों, वकीलों और प्रतिष्ठित नागरिकों के एक संगठन ने दी है। इस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पहले वाली शिकायत के आधार पर उपराज्यपाल सीबीआई जांच की सिफारिश पहले ही कर चुके हैं। शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली में शराब का लाइसेंस देने में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इस पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को उनको सत्यापन और जांच के आदेश दिए हैं। यह भी कहा गया है कि 14 दिनों के अंदर इस पर रिपोर्ट तैयार करें और उनको
और मुख्यमंत्री केजरीवाल को भेजें। किस संगठन ने यह शिकायत दी है यह नहीं बताया गया है। संगठन खुद अपना नाम सामने नहीं आने देना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि ऐसा होने पर उसे उत्पीड़न और धमकियों का सामना करना पड़ सकता है। शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 और 22 का उल्लंघन हुआ है। इसमें गुटबंदी, एकाधिकार को बढ़ावा देने और ब्लैकलिस्ट में मौजूद कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। अब रिपोर्ट आने के बाद आगे उपराज्यपाल कोई एक्शन लेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना पहले ही केजरीवाल सरकार की चर्चित शराब नीति की सीबीआई जांच के आदेश दे चुके हैं। यह सिफारिश एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद की थी। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है। माना जा रहा है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। नई एक्साइज ड्यूटी में गड़बड़ी के आरोप है कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। लाइसेंस देने के नियमों की अनदेखी की गई। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। आरोप है कि नई आबकारी नीति के तहत उठाए गए कदमों से राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति चुनाव में वैसे तो एनडीए उम्मीदवार की जीत तय थी, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने चक्रव्यूह रचकर विपक्ष के विधायकों और सांसदों को तोड़ा और जमकर क्रॉस वोटिंग हुई और द्रौपदी मुर्मू को उम्मीद से कहीं बड़ी जीत दिलाई, उससे पूरा विपक्ष सकते में है। लेकिन भाजपा ने अब कुछ वैसी ही रणनीति, या कहें तो उससे भी बेहतर, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी बनाई है। भाजपा उपराष्ट्रपति के चुनाव के साथ किसानों, जाटों और खाप पंचायतों को साधेगी और इसके साथ कथित किसान नेता बने घूम रहे लोगों की राजनीति का भट्ठा भी बैठाएगी। इसी कड़ी में एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने खाप नेताओं से मुलाकात की है। इन खाप नेताओं में यूपी, हरियाणा और राजस्थान के नेता शामिल हैं। इस मुलाकात को जगदीप धनखड़ को जाट लीडर प्रोजेक्ट करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। खाप नेताओं की उनसे मुलाकात ने साफ कर दिया है कि भाजपा उनकी उम्मीदवारी को जाट लीडर को मौका देने के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। दरअसल मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बीते करीब 2 सालों से मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान तो वो और भी मुखर हो गए थे और मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। उनकी नाराजगी को एक वर्ग जाटों के स्वर के तौर पर भी देख रहा था। ऐसे में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर भाजपा उसकी भरपाई करती दिख रही है। साथ ही जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी के साथ ही किसानों को भी संदेश दिया जा रहा है और यह कथित किसान नेता टिकैत बंधुओं की राजनीति को भी चुनौती है। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ जाट बिरादरी से आने के साथ ही उसमें पकड़ भी रखते हैं। यही नहीं, किसान आंदोलन के बाद भाजपा से जाटों की नाराजगी की चर्चाएं थी। ऐसे में किसान पुत्र की छवि रखने वाले जगदीप धनखड़ उसकी भी काट करते दिखते हैं। खास बात यह है कि वो उस राजस्थान से आते हैं जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस राज्य में जाटों की अच्छी खासी आबादी है। राजपूतों को भाजपा का समर्थक माना जाता रहा है और यदि जाटों का रुख भी भाजपा की ओर होता है तो वो अच्छी स्थिति में आ जाएगी। यही नहीं, हरियाणा में भी जाटों की अच्छी खासी आबादी है। यहाँ जाटों की आबादी 25 से 28% तक मानी जाती है। साफ है कि एक जगदीप धनखड़ भाजपा के लिए हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक में असरकारी हो सकते हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका परिचय किसान पुत्र कहकर कराया था। उन्होंने ट्वीट किया था, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ अपनी विनम्रता और विद्वता के लिए जाने जाते हैं। वो बड़ा कानूनी संवैधानिक अनुभव रखते हैं। उन्होंने हमेशा किसानों, युवाओं, महिलाओं और उपेक्षितों के लिए काम किया है। खुशी है कि वो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बने हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा ने जब द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया था तो कहा जा रहा था कि भाजपा की ओर से वाइस प्रेसिडेंट के लिए किसी मुस्लिम अथवा सिख लीडर को मौका दिया जा सकता है। हालांकि भाजपा ने सभी को चौंकाते हुए जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया, जो बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं। पर कुछ वक्त बाद ही राजनीतिक विश्लेषकों को यह समझ आ गया था कि जगदीप धनखड़ चौंकाने वाला नहीं बल्कि भाजपा की ओर से सोचा समझा नाम है। बहरहाल भाजपा जगदीप धनखड़ के सहारे विपक्ष को एक बार फिर से नेस्तनाबूद करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बंगाल की सियासत उबाल पर है। अब तक पूरे मामले पर खामोश रहने वाली ममता बनर्जी को आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। लेकिन इसी बहाने ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को सुधरने का मौका देने की बात कही और इसके साथ अपनी ईमानदारी के कसीदे भी पढ़े।
जिसका सीधा मतलब यह कि ममता बनर्जी ने एक तरह से यह साबित करने की कोशिश की है कि उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है और वो कट्टर ईमानदार हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हूं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, मैं चाहती हूं कि सच्चाई एक समय सीमा में सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर दोषी साबित पाए जाते हैं तो उम्र कैद की सजा दिए जाने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने जीवन भर राजनीति की है, ये अपने निजी फायदे के लिए नहीं की। मेरे लिए राजनीति ही जनसेवा है, राजनीति लोगों से प्यार करने और देश की सेवा करने के बारे में है। ये मैंने अपने शिक्षकों और माता पिता से सीखा है। ममता ने आगे कहा कि क्या सभी एक जैसे हो सकते हैं? मतभेद होंगे, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य भ्रष्टाचार का समर्थन करना नहीं है। मुझे एक पूर्व सांसद के रूप में 1 लाख पेंशन मिलती है और सीएम के रूप में 2 लाख वेतन प्राप्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं वेतन के रूप में एक भी पैसा नहीं लेती हूँ। यहाँ तक कि जब मैं सर्किट हाउस में रहती हूँ तो मैं इसका भी भुगतान करती हूँ। उन्होंने कहा कि नेताजी ने भी अपनी पुस्तक में भूल करने के अधिकार के बारे में लिखा है। जिस दिन मुझे उन छात्रों के बारे में पता चला जो वंचित रह गए हैं, मैं खुद जाकर उनसे मिली, फिर भी मैंने नई पोस्ट बनाकर उन्हें समायोजित करने की कोशिश की। यदि कोई गलती करता है तो उसे संशोधन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। हालांकि मैं ये दावा नहीं कर सकती कि हर कोई संत है, लेकिन मैंने कभी भी जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर वे मुझसे पूछते हैं कि मेरी आय का स्रोत क्या है तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं किताबें लिखती हूं, मुझे इससे रॉयल्टी मिलती है। मेरी कई किताबें बेस्ट सेलर हैं। ममता ने कहा कि मैं मीडिया ट्रायल्स में शामिल नहीं होना चाहती। हम कैसे जानते हैं कि कोई बेईमान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।